चैप्टर 21 अंकुश की मृत्यु। मालिक मेरा खाना हो गया है, दिया ने धीरे से कहा। उसने सारा खाना खा लिया था जो आकर्ष ने मंगवाया था। बहुत बढ़िया, हमें बाहर आए बहुत समय हो गया है। मुझे बाजार से कुछ सामान खरीदना है, जिसके बाद जल्दी से घर चलते हैं। माँ कब से हमारा इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर आकर्ष ने दिया का हाथ पकड़ा और रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगा। क्या ये लड़का पागल हो गया है? ये जानते हुए कि अंकुश रेस्टोरेंट के बाहर इसका इंतजार कर रहा है, फिर भी ये बाहर जा रहा है। उन दोनों को रेस्टोरेंट से बाहर जाता देख सोनाक्षी ने अपने आप से कहा। उसने भी जल्दी से अपना खाना खत्म किया और आकर्ष के पीछे पीछे रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। सेकंड फ्लोर पर जितने भी लोग थे वो भी ये जानने को उत्सुक थे कि रेस्टोरेंट के बाहर क्या होने वाला है, इसलिए वो सभी एक एक करके रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगे। अपने सुख से ज्यादा दूसरों का दुख देखने में लोगों को ज्यादा आनंद आता है। ये कहावत यहां बिल्कुल सही बैठ रही थी। रेस्टोरेंट के बाहर अंकुश और वो तीनों लड़के बड़ी बेसब्री से आकर्ष का इंतजार कर रहे थे। इतना समय हो गया है और वो अभी तक बाहर नहीं आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमसे डर गया है? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वो बस सभी के सामने ना डरने का दिखावा कर रहा था, पर सच्चाई उसे भी पता है कि वो अंकुश भाई का मुकाबला नहीं कर सकता। जरूर वो कहीं जाकर छुप गया होगा। देखो, वो लड़का रेस्टोरेंट से बाहर आ रहा है। इससे पहले कि तीसरा लड़का आकर्ष के बारे में कुछ कहता, उन्होंने देखा कि आकर्ष और दिया एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए रेस्टोरेंट से बाहर आ रहे हैं। वो एक दूसरे के दुश्मन जरूर थे, पर इस समय उन चारों को आकर्ष से जलन हो रही थी। चलो, कम से कम तुम्हारे अंदर इतनी तो हिम्मत है कि तुम मेरा सामना करने रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। मुझे तो लगा था कि तुम कहीं डरकर छुप गए होगे। अंकुश ने हंसते हुए आकर्ष से कहा। मैं बाहर क्यों नहीं आऊंगा? मेरे रास्ते में एक बड़ा कुत्ता और 3 छोटे कमजोर कुत्ते खड़े हैं जो कब से भौंक रहे हैं। क्या 4 कुत्तों से डरकर मैं पूरे दिन रेस्टोरेंट में बैठा रहूंगा? आकर्ष ने भी वापस हंसते हुए जवाब दिया। ये लड़का इस समय भी अंकुश से माफी मांगने की जगह उसके गुस्से को और ज्यादा भड़का रहा है। क्या इसे डर नहीं लग रहा कि अंकुश इसे खत्म कर देगा? सोनाक्षी, जो आकर्ष के पीछे पीछे रेस्टोरेंट से बाहर आई थी, उसके जवाब को सुनकर हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आकर्ष इस समय भी बिना डरे अपनी जगह पर खड़ा है। बाकी सभी लोगों के मन में भी इस समय यही सवाल घूम रहा था, पर साथ में उन्हें आकर्ष पर दया भी आ रही थी। तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम अभी क्या कर रहे हो। लगता है तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि लोगों से बात कैसे की जाती है। कोई बात नहीं, उनका ये काम मैं कर देता हूं। अंकुश ने एक झूठी हंसी हंसते हुए कहा। उसे लगा था कि आकर्ष उससे माफी मांगेगा, लेकिन उसने तो सभी के सामने उसे कुत्ता बोल दिया था। अंकुश ने इतनी शर्मिंदगी आज से पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो एक शारीरिक मंडल के 6ठे स्तर का योद्धा था और 1000 पाउंड जितनी ताकत उत्पन्न कर सकता था। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं और उनके पास वो काबिलियत भी है, लेकिन तुम उन लोगों में शामिल नहीं हो। तुम्हारे पास मुझे खत्म करने की ताकत नहीं है। आकर्ष ने म्यान से तलवार निकालते हुए कहा। उसने एक हाथ से दिया का हाथ पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से तलवार। ये लड़का क्या कर रहा है? क्या ये सच में इस लड़की को इन सब में शामिल करना चाहता है? लोगों ने जब देखा कि आकर्ष दिया का हाथ पकड़े हुए अंकुश की ओर बढ़ रहा है, तो वो सब आकर्ष को भला बुरा कहने लगे। कहीं इस लड़के को ऐसा तो नहीं लग रहा कि अगर ये इस लड़की के साथ अंकुश के सामने जाएगा तो अंकुश इस लड़की का चेहरा देख उसे माफ कर देगा। मैनेजर सहदेव इस समय मेरू रेस्टोरेंट के 3rd फ्लोर पर बैठे थे और खिड़की से बाहर हो रही सारी घटनाओं पर अपनी नजर रखे हुए थे। इस लड़के में कुछ तो बात है। अगर इसकी जगह कोई और होता तो अब तक डरकर भाग गया होता या माफी मांग लेता, पर यह अभी भी इतना शांत है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैनेजर सहदेव ने बड़ी रुचि के साथ आकर्ष की ओर देखते हुए कहा। इधर अंकुश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। सभी की तरह उसे भी यही लग रहा था कि आकर्ष दिया का इस्तेमाल कर रहा है, पर क्या वह सच में आकर्ष को माफ करने वाला था? जवाब था बिल्कुल नहीं। उसने अपनी सारी ऊर्जा एकत्रित की और आकर्ष की ओर भागने लगा। उसने जिस युद्ध कला का अभ्यास किया था वो एक पीले वर्ग के मध्यम स्तर की युद्ध कला थी। उसे अपनी युद्ध कला पर इतना भरोसा था कि उसने अपने मन में ही कल्पना कर ली थी कि आकर्ष उसके एक पंच का सामना भी नहीं कर पाएगा। वहां मौजूद लोगों में से कुछ ने अंकुश की उस युद्ध कला को पहचान लिया था और उनका भी यही सोचना था कि आकर्ष का आज आखिरी दिन है। वो तीनों लड़के जो अंकुश के साथ थे खुशी से उछलने लगे। उन्हें भी अंकुश की ताकत पर पूरा भरोसा था। ये लड़का। सोनाक्षी की सांसें इस समय तेज हो गई थी।
हालांकि आकर्ष ने उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की थी और उसे हमेशा शर्मिंदा किया था, पर इन सब के बावजूद सोनाक्षी उससे नफरत नहीं कर पा रही थी। पता नहीं क्यों, पर उसका दिल उससे कह रहा था कि वो आकर्ष को बचाए। नहीं, रुको। अचानक सोनाक्षी के मन में क्या आया, उसने चिल्लाते हुए अंकुश से रुकने को कहा, पर अब बहुत देर हो गई थी। अंकुश का पंच आकर्ष के बहुत करीब पहुंच गया था और उसे छूने वाला ही था। इस समय अगर अंकुश खुद चाहता तो भी अपने पंच को नहीं रोक सकता था। दिया, डरना मत, आकर्ष ने धीरे से दिया से कहा। उसने अचानक से दिया को अपनी ओर खींचा और अपनी बाहों में भर लिया। अगले ही पल उसकी रफ्तार इतनी बढ़ गई कि एक पलक झपकने से भी कम समय में वो अपनी जगह से हट गया। वुश, क्लैंग। आकर्ष ने ना सिर्फ अपनी जगह बदली थी, बल्कि अपनी तलवार से अंकुश पर एक वार भी कर दिया था। यह सब सर्पशक्ति के कारण मुमकिन हो पाया था। अगले ही पल सभी लोगों का ध्यान अंकुश पर गया। सभी ने तलवार चलाने की आवाज सुनी थी, इसलिए वो सब ये जानने के लिए कि क्या हुआ है अंकुश की ओर देखने लगे। लेकिन उन्होंने जो कुछ देखा, उसे देखने के बाद उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अपने सामने के नजारे को देख उन सब के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उनके सामने अंकुश का बेजान शरीर पड़ा था। उसके गले पर एक गहरा घाव था जिससे अभी भी खून निकल रहा था। वो अंकुश जो कि शारीरिक मंडल के 6ठे स्तर का योद्धा था, वो अंकुश जिसकी गिनती आहूजा परिवार के प्रतिभाशाली योद्धाओं में होती थी, अब उसका बेजान शरीर मेरू रेस्टोरेंट के सामने पड़ा था। इससे भी हैरान करने वाली बात यह थी कि उसे जिसने मारा था वो मात्र 4थे स्तर में था। धक 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 धक। कुछ समय के लिए मेरू रेस्टोरेंट के बाहर इतनी शांति हो गई थी कि लोगों के दिलों की आवाज को साफ सुना जा सकता था। अंकुश के बेजान शरीर को देखने के बाद सभी का ध्यान आकर्ष पर गया। अंकुश को खत्म करने के बाद आकर्ष तुरंत दिया के साथ वहां से जाने लगा, पर जाने से पहले उसने उन 3 लड़कों की तरफ देखा और कहा, अगर तुम तीनों को अब भी मुझसे कोई समस्या है तो तुम अपने आहूजा परिवार के साथ मुझसे मिलने मिश्रा परिवार के महल में आ सकते हो। और हां, मेरा नाम याद रखना, कहीं किसी और को मत पकड़ लेना। मेरा नाम आकर्ष सिंघानिया है, आकर्ष सिंघानिया। आकर्ष ने बहुत धीमी आवाज में कहा था, लेकिन फिर भी सभी को उसकी आवाज सुनाई दी थी। ये लड़का आकर्ष सिंघानिया है। अचानक सभी को याद आया कि इस नाम को उन्होंने पहले भी कहीं सुना है। 15 दिन पहले पूरे सांची में आकर्ष को लेकर बातें हो रही थी। उस समय बहुत ही कम लोगों ने आकर्ष को देखा था, पर उसका नाम सभी जानते थे। तो ये लड़का आकर्ष सिंघानिया है, वही आकर्ष सिंघानिया जिसने कुछ दिन पहले आहूजा परिवार के एल्डर श्रीकांत आहूजा को चुनौती दी थी। हां, मैंने भी इसके बारे में सुना था, पर मुझे नहीं लगा था कि आकर्ष सिंघानिया एक बच्चा होगा। पर कुछ भी कहो, यह प्रतिभाशाली तो है। इसने एक ही वार में अंकुश को खत्म कर दिया। यह बहुत तेज है, मैं तो इसकी तलवार को देख ही नहीं पाया। वैसे क्या तुम लोगों ने ध्यान दिया कि यह सिर्फ शारीरिक मंडल के 4थे स्तर में है, फिर भी इसने अंकुश जो कि शारीरिक मंडल के 6ठे स्तर में था, उसके गले को इतनी आसानी से काटा जैसे कि यह किसी का गला नहीं बल्कि कोई सब्जी काट रहा हो। आकर्ष और दिया के वहां से जाने के बाद सभी लोग उसी के बारे में बातें कर रहे थे। आकर्ष को देखने के बाद वो इतना तो समझ गए थे कि आकर्ष ने ऐसे ही श्रीकांत को चुनौती नहीं दी है। उसे अपने आप पर पूरा विश्वास है। आकर्ष, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। तुमने आज जो कुछ भी किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। उसे छोड़ो और पहले अंकुश के शरीर को लेकर वापस आहूजा परिवार में चलो। तीनों लड़कों में से एक लड़के ने कहा। उनकी आंखों में अभी भी डर साफ नजर आ रहा था। उन्होंने जल्दी से अंकुश के शरीर को उठाया और आहूजा परिवार के महल की ओर चल दिए। आकर्ष, तो ये लड़का आकर्ष है, सोनाक्षी ने हंसते हुए अपने आप से कहा। जब तक आकर्ष मिश्रा परिवार में है, वो जब चाहे उससे मिल सकती थी। क्या पता इस दौरान उन दोनों के बीच की गलतफहमी कुछ कम हो जाए और वो आकर्ष को हासिल कर पाए। चलो चलते हैं, सोनाक्षी ने अपनी दासी से कहा। एक एक करके सभी लोग वहां से जाने लगे, पर उनकी बातें अभी भी जारी थी। सभी इस समय सिर्फ आकर्ष के बारे में ही बातें कर रहे थे। आज से पहले उन्होंने सिर्फ उसका नाम सुना था, लेकिन आज उन्होंने ना सिर्फ उसका चेहरा देखा था बल्कि उसकी काबिलियत भी देखी थी। शारीरिक मंडल के 4थे स्तर में होते हुए 6ठे स्तर के योद्धा को उसने एक ही वार में खत्म कर दिया था। अगर उन्होंने इसके बारे में किसी और से सुना होता तो वो इसे सिर्फ एक अफवाह मानते, पर उन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते देखा था। इस पर विश्वास करने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये लड़का आकर्ष था।
मेरू रेस्टोरेंट के 3rd फ्लोर पर बैठे मैनेजर सहदेव ने चौंकते हुए कहा। वो बहुत तेज है, सिर्फ 4th स्तर में ही उसकी रफ्तार इतनी तेज है, तो जब वो 7वें स्तर में पहुंच जाएगा तो श्रीकांत को हराना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। पर सिर्फ 2 महीने के अंदर 4थे स्तर से 7वें स्तर में प्रवेश करना नामुमकिन है। मैं उससे सिर्फ एक बार मिला हूं, पर उसे देख इतना जरूर समझ गया हूं कि आकर्ष कोई मूर्ख नहीं है। जब उसने खुद श्रीकांत को चुनौती दी है तो जरूर उसे अपने आप पर पूरा विश्वास होगा। लगता है मुझे इस पर नजर रखनी होगी। इधर आकर्ष मेरू रेस्टोरेंट से निकलने के बाद सीधा मिश्रा परिवार के बाजार में आया। उसने हमेशा की तरह कुछ हथियार बनाने की सामग्री व जड़ी बूटियां खरीदी और दिया के साथ वापस मिश्रा परिवार के महल की ओर जाने लगा। ये सारी सामग्री उसने इसलिए खरीदी थी ताकि वो जल्द से जल्द 7वें स्तर में प्रवेश कर सके। श्रीकांत, बस 2 महीने और फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। आकर्ष ने एक शैतानी हंसी हंसते हुए अपने आप से कहा। मालिक, क्या आप ठीक है? आकर्ष के चेहरे पर वो शैतानी हंसी देख दिया ने चिंता करते हुए पूछा। मैं ठीक हूं। तुम बताओ, आज जो कुछ भी हुआ था, क्या उसे देखकर तुम्हें डर लगा? आकर्ष ने दिया का हाथ पकड़ते हुए पूछा। वो मालिक, मैंने अंकुश पर हमला होते नहीं देखा था। मेरा ध्यान उस समय कहीं और था। दिया ने शर्माते हुए कहा। कहीं और? आकर्ष को कुछ समझ नहीं आया, पर तभी उसे याद आया कि अंकुश पर हमला करने से पहले उसने दिया को अपनी बाहों में भर लिया था। आकर्ष ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दिया डर जाए। उसने दिया से ये जरूर कहा था कि वो ऐसे दृश्यों से ना डरे, पर वो ये भी जानता था कि वो एक ही दिन में दिया का डर खत्म नहीं कर सकता है। अगर उसने किसी का गला कटते हुए देख लिया होता तो वो ये दृश्य कभी भूल नहीं पाती। वो जानता था कि धीरे धीरे दिया को आदत हो जाएगी। वैसे भी उसके सांची छोड़ने में अभी काफी समय बचा था। चैप्टर 22 वज्रज्वाल गोली। कुछ ही देर में वो दोनों चलते हुए अपने घर पहुंच गए। मालिक, आज आपने जो कुछ भी, मेरा मतलब रेस्टोरेंट में जो कुछ भी हुआ था, क्या आहूजा परिवार उसका बदला लेगा? दिया ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए पूछा। दिया, तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। तुमने भी देखा था आज क्या हुआ। अंकुश ने पहले मुझ पर हमला किया था। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार वो खुद था। आकर्ष ने जवाब दिया। वो पहले वाला आकर्ष नहीं था कि चुपचाप जुल्म सहे। वो पृथ्वी का आकर्ष था जिसके खुद के कुछ नियम थे। सामने वाले से उसे जो भी मिलता था वो उसका 10 गुना वापस लौटाता था। जब तक कोई उसे परेशान नहीं करता वो भी किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता। पर अगर लड़ाई की शुरुआत सामने वाले ने की है तो उसे अंजाम तक हमेशा आकर्ष ही पहुंचाता था। जिस समय अंकुश ने उसको धमकी दी थी, आकर्ष ने उसी वक्त सोच लिया था कि वो अंकुश को वापस आहूजा परिवार में जिंदा नहीं लौटने देगा। आकर्ष, क्या आहूजा परिवार के लोगों ने फिर से कुछ किया है? क्या तुम्हारा उनके साथ फिर से झगड़ा हुआ है? इससे पहले कि आकर्ष अपने कमरे में जाए, उसकी मां रेवती ने उसे रोकते हुए पूछा। नहीं तो कुछ भी तो नहीं हुआ, आकर्ष ने बात बदलते हुए कहा। आकर्ष, झूठ मत बोलो, सच सच बताओ क्या हुआ है? रेवती ने पूछा। रेवती कोई छोटी बच्ची नहीं थी कि जिसे कोई भी मूर्ख बना दे। वो एक मां थी और मां हमेशा अपने बच्चों की आंखों में देखकर ही पता लगा लेती है कि उसका बच्चा सच बोल रहा है या झूठ। मां, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आज जब मैं दिया के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने गया तो वहां पर आहूजा परिवार के लोग भी आए हुए थे। उन्हीं में से एक लड़का मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था, पर इससे पहले कि आकर्ष अपनी बात पूरी कर पाता रेवती ने गुस्सा होते हुए कहा। उनकी इतनी हिम्मत कि वह तुम्हें धमकी दे रहे थे। कौन था वो लड़का? मुझे उसका नाम बताओ। उसका नाम अंकुश था। क्या आप उसे जानते हो? वैसे अगर आप उसे नहीं भी जानती है तो भी कोई बात नहीं, मैंने पहले ही उसे सबक सिखा दिया है, आकर्ष ने हंसते हुए कहा। अंकुश शांतनु का बेटा, रेवती ने चौंकते हुए कहा। रेवती अंकुश और उसके पिता शांतनु दोनों को अच्छे से जानती थी। शांतनु आहूजा परिवार का ही एक सदस्य था जो आहूजा परिवार के बाजार में एक दवाइयों की दुकान चलाता था। वही उसका बेटा अंकुश ज्यादा प्रतिभाशाली योद्धा तो नहीं था, पर फिर भी उसकी गिनती आहूजा परिवार के प्रतिभाशाली योद्धाओं में होती थी। आहूजा परिवार के प्रतिभाशाली योद्धाओं की सूची में उसका नाम अंतिम स्थान पर था। रेवती ने जब सुना कि अंकुश ने आकर्ष को जान से मारने की धमकी दी है तो एक पल के लिए तो उसका मन किया कि वो आहूजा परिवार में जाकर अभी अंकुश को खत्म कर दे। वैसे उसे पता नहीं था कि आकर्ष ने ये काम पहले ही कर दिया है। आकर्ष, उसने तुम्हें कोई चोट तो नहीं पहुंचाई ना? रेवती ने आकर्ष के शरीर की जांच करते हुए पूछा। उसके बोलने के तरीके से यह साफ था
कि अगर अंकुश ने आकर्ष को चोट पहुंचाई होगी तो अंकुश कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। रेवती के लिए सबसे जरूरी आकर्ष था। वो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। मां, आप फिक्र मत करें। अंकुश मुझे चोट पहुंचाना तो दूर, मुझे छू भी नहीं पाया था। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप दिया से पूछ लो। आकर्ष ने अपनी मां रेवती के गुस्से को शांत करते हुए कहा। रेवती उसकी वास्तविक मां नहीं थी, लेकिन वो उसकी वास्तविक मां से कम भी नहीं थी। इस दुनिया में आने के बाद अगर वो किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था तो वो उसकी मां थी। आकर्ष की बात सुनकर रेवती दिया की ओर देखने लगी। रेवती की नजरें अपने ऊपर देख दिया पहले तो डर गई, पर फिर किसी तरह उसने अपने आप को संभाला और अपना सिर सहमति में हिला दिया। लेकिन रेवती ने उसकी आंखों में मौजूद घबराहट को देख लिया था। उसने दिया के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, दिया, तुम इतनी डरी हुई क्यों? क्या कुछ हुआ है? उसकी आवाज में प्यार साफ झलक रहा था। हालांकि आकर्ष और दिया की शादी नहीं हुई थी, लेकिन भविष्य में भी नहीं होगी, ये जरूरी नहीं था। रेवती जानती थी कि दिया आकर्ष को पसंद करती है और आज नहीं तो कल वो शादी जरूर करेंगे। इसलिए वो दिया की भी उतनी ही फिक्र करती थी जितनी की आकर्ष की। रेवती का सवाल सुनकर दिया ने कोई जवाब नहीं दिया। रेवती को लगा कि शायद दिया थक चुकी है, इसलिए वो उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। इसके विपरीत आकर्ष वही खड़े होकर उन दोनों को कमरे में जाते देख रहा था। उसके हिसाब से दिया का ऐसे डरना सामान्य था। वो आकर्ष के जैसी नहीं थी जिसने अपने जीवन में कई लोगों को मारा था। उन दोनों के वहां से जाने के बाद आकर्ष भी अपने कमरे में आया और हथियार बनाने की सामग्री को छुपाने लगा। कुछ देर बाद वो अपनी मां रेवती से मिलने गया और उनकी आज्ञा लेकर घर से बाहर चला गया। वो सबसे पहले वरिष्ठ अमर सिंह से मिलने गया। आकर्ष, तुम यहां, जहां तक मुझे याद है तुमने कहा था तुम 15 दिन बाद मेरा इलाज करोगे, फिर इतनी जल्दी यहां कैसे? क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? अमर सिंह ने पूछा। वरिष्ठ, आज मैं यहां आपके इलाज के बारे में बात करने नहीं आया हूं। असल में मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए एक गोली का निर्माण करें। आकर्ष ने जवाब दिया। ओह, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम मुझसे कौन सी गोली का निर्माण करवाना चाहते हो? क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता है जब तुम मुझसे मदद मांगने आते हो। अमर सिंह ने हंसते हुए पूछा। वज्रज्वाल गोली, आकर्ष ने जवाब दिया। आकर्ष, जहां तक मुझे पता है वज्रज्वाल गोली शारीरिक मंडल के योद्धाओं के लिए बहुत लाभदायक है, पर साथ में ये बहुत कीमती और दुर्लभ भी है। इसके अलावा मैंने सिर्फ इस गोली का आज तक का नाम ही सुना है। मुझे इसका निर्माण करना नहीं आता, इसलिए माफ करना, पर मैं इस बार तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अमर सिंह ने एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया। आकर्ष ने उनके लिए जो कुछ किया था उसकी कीमत वो अच्छे से जानते थे। अगर आकर्ष की जगह कोई और होता तो 1000 चांदी के सिक्के, तो क्या 10,000 चांदी के सिक्कों के बदले भी उनके आंतरिक जख्मों को ठीक करने के लिए नहीं मानता। वरिष्ठ, अगर मैं आपको वज्रज्वाल गोली की निर्माण विधि दे दूं तो क्या आप मेरे लिए वज्रज्वाल गोली बना सकते हैं? आकर्ष ने पूछा। उसका सवाल सुनकर अमर सिंह की सांसें तेज हो गई। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने पुष्टि करने के लिए आकर्ष से पूछा, क्या तुमने अभी कहा कि तुम मुझे वज्रज्वाल गोली की निर्माण विधि दे सकते हो? अमर सिंह एक वैद्य थे, इसलिए उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। अगर उनके पास किसी चीज की कमी थी तो वह थी गोलियों के निर्माण विधियों की। एक वैद्य के पास जितनी ज्यादा गोलियों की निर्माण विधि होती थी, वो उतनी ही ज्यादा अलग अलग प्रकार की गोलियों का निर्माण कर सकता था। ज्यादा से ज्यादा गोलियों का निर्माण करके वो अपने वैद्य के ऊर्जा स्तर को बढ़ा सकता था और अगले स्तर में प्रवेश कर सकता था। अमर सिंह एक नौवें स्तर के वैद्य थे, इसलिए उनके पास कुछ ही गोलियों की निर्माण विधि थी। वरिष्ठ, आपने सही सुना है। अगर आप मेरे लिए वज्रज्वाल गोली का निर्माण कर सकते हैं तो मैं उसकी निर्माण विधि आपको दे दूंगा। आकर्ष ने कहा, पर तुमने तो कहा था कि तुम्हारे मास्टर ने कोई भी निर्माण विधि किसी और को देने से मना किया है। अगर तुम मुझे वज्रज्वाल गोली की निर्माण विधि दोगे तो क्या तुम्हारे मास्टर गुस्सा नहीं होंगे? अमर सिंह ने डरते हुए पूछा। वरिष्ठ, आप उसकी चिंता ना करें। वज्रज्वाल गोली की निर्माण विधि इतनी भी दुर्लभ नहीं है कि वो मैं आपको ना दे सकूं। इसके अलावा मेरे मास्टर ने मुझे गोलियों की निर्माण विधियां देते हुए कहा था कि अब से ये निर्माण विधियां मेरी है। मैं जो चाहूं इनके साथ कर सकता हूं, जिसे चाहे उसे दे सकता हूं। आकर्ष ने हंसते हुए जवाब दिया। आकर्ष का जवाब सुनकर अमर सिंह चुप हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वज्रज्वाल गोली लेने के बाद शारीरिक मंडल के योद्धा के दर्द सहन करने की क्षमता बढ़ जाती थी। ये गोली इतनी लाभदायक इसलिए थी
क्योंकि इसका सेवन करने के बाद शारीरिक मंडल के योद्धा का ऊर्जा स्तर दोगुनी रफ्तार से बढ़ने लगता था। लेकिन इसकी एक कमी भी थी, इसे केवल शारीरिक मंडल के योद्धा ही ले सकते थे। चक्र मध्य मंडल और उससे ऊपर के मंडल के योद्धाओं के ऊर्जा स्तर पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। वज्रज्वाल गोली इतनी दुर्लभ थी कि सांची कस्बे तो क्या आसपास के कई शहरों में भी इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। मिलना तो दूर की बात है। और आकर्ष का कहना था कि उसके लिए वज्रज्वाल गोली इतनी भी दुर्लभ नहीं है। तो उसके लिए दुर्लभ क्या है? इसके अलावा आकर्ष का कहना था कि वो गोली बनाने के बदले उन्हें उसकी निर्माण विधि तक देगा। किसी भी गोली से ज्यादा कीमती उसकी निर्माण विधि होती थी। कोई भी वैद्य किसी भी हालत में अपने पास मौजूद निर्माण विधि दूसरे व्यक्ति को नहीं देता था। यही सब सोचकर अमर सिन्हा को आकर्ष पर संदेह हो रहा था। धन्यवाद आकर्ष, अगर तुमने अभी जो कुछ भी कहा है वो सच है तो मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। अमर सिंह ने अपना आभार प्रकट करते हुए कहा। उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी वज्रज्वाल गोली की निर्माण विधि थी। इसके लिए अगर उनको किसी के सामने हाथ भी फैलाने पड़ते तो भी उन्हें कोई संकोच नहीं होता, और यहां तो उन्हें इतनी आसानी से निर्माण विधि मिल रही थी। वरिष्ठ, आपको मुझे धन्यवाद देने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं आपको निर्माण विधि देकर आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए कुछ वज्रज्वाल गोलियों का निर्माण करें, और ये उसकी कीमत है। आकर्ष ने कहा। आकर्ष, तुम्हारा कहना गलत है। तुम्हारे लिए ये निर्माण विधि शायद दुर्लभ ना हो, पर मेरे लिए ये बहुत ज्यादा कीमती है। वज्रज्वाल गोली का निर्माण करने के लिए मुझे केवल थोड़ी सी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन इसके बदले में मुझे जो मिल रहा है वो कई गुना ज्यादा कीमती है। अमर सिंह ने कहा। वो निर्माण विधि मिलने से बहुत ज्यादा खुश थे। अगर वज्रज्वाल गोली मिश्रा परिवार के शिष्यों को दी गई तो बहुत जल्द मिश्रा परिवार पूरे सांची पर राज करेगा। वरिष्ठ, अगर आपको लगता है कि निर्माण विधि आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती है और मैं आप पर कोई एहसान कर रहा हूं, तो आप मुझे हर महीने कुछ चांदी के सिक्के दे दीजिएगा। आकर्ष ने हंसते हुए कहा। तुम हर समय बस पैसों के बारे में सोचते रहते हो, पर चिंता मत करो, मैं इस बारे में कुल प्रमुख से बात करूंगा। अमर सिंह ने गुस्से होने का दिखावा करते हुए कहा। पर एक बात सोचकर तो वो भी परेशान थे कि आकर्ष को पैसों से इतना ज्यादा प्यार क्यों है। दरअसल इसका कारण था लक्ष्य की यादें। आकर्ष के पास सब कुछ था, बस कमी थी तो पैसों की। अभी वो सिर्फ शारीरिक मंडल में था, लेकिन जैसे जैसे वो चक्र मध्य मंडल, सृष्टि मंडल और उससे ऊपर के मंडलों में प्रवेश करेगा, उसे अपना ऊर्जा स्तर बढ़ाने के लिए कई सामग्रियों की आवश्यकता होगी। उनमें से कई सामग्रियों की कीमत बहुत ज्यादा थी, इसलिए आकर्ष अभी से पैसे जमा कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसके सर्व शक्तिशाली बनने के रास्ते में पैसा एक रुकावट बने। उसे अपने योद्धा के ऊर्जा स्तर के साथ साथ हथियार शिल्पकार, वेद्य और मंत्रकार के ऊर्जा स्तरों को भी बढ़ाना था, और इसके लिए उसे बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता थी। अभी वो सिर्फ शारीरिक मंडल में था, लेकिन एक बार चक्र मध्य मंडल में प्रवेश करने के बाद वो अपनी आंतरिक ऊर्जा का निर्माण कर सकता था। यानी इसी मंडल से उसके एक वेद्य, हथियार शिल्पकार और मंत्रकार बनने का सफर शुरू होने वाला था। वेद्य, हथियार शिल्पकार और मंत्रकार तीनों के स्तर योद्धाओं के स्तर से थोड़े अलग थे। ये स्तर 9वें स्तर से शुरू होकर पहले स्तर तक जाते थे। इनके आगे भी 3 स्तर थे जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे। आकर्ष जानता था कि योद्धा, वेद्य, हथियार शिल्पकार और मंत्रकार चारों के स्तर एक साथ बढ़ाना बहुत मुश्किल था। उसे इन चारों पर एक साथ ध्यान देना होगा। उसके पास लक्ष्य की तरह 2 और जीवन नहीं थे, इसलिए उसे जो कुछ भी करना है इसी जीवन में करना होगा। अमर सिन्हा को वज्रज्वाल गोली की निर्माण विधि देने के बाद आकर्ष वहां से जाने लगा, पर जाने से पहले उसने अमर सिंह से कहा, वरिष्ठ, मेरे पास अभी ज्यादा पैसे नहीं हैं, पर मुझे किसी भी हालत में वज्रज्वाल गोली चाहिए। इसलिए इस गोली के निर्माण के लिए जितनी भी आवश्यक सामग्री है वो आप ही को खरीदनी होगी। वरिष्ठ, अमर सिंह कुछ जवाब दे उससे पहले ही आकर्ष वहां से चला गया। अमर सिंह आकर्ष की चालाकी देख हैरान थे। इसने कल ही मुझे 1000 चांदी के सिक्के लिए हैं और ये कह रहा है कि इसके पास पैसे नहीं है। अमर सिंह ने एक गहरी सांस ली और अपने आप से ही कहा। अमर सिंह के घर से लौटने के बाद आकर्ष सीधा अपने कमरे में आया और उस सारी सामग्री को बाहर निकाला जो उसने थोड़ी देर पहले छुपाई थी। वो इससे एक मंत्र अभिलेख बनाने वाला था। उसने पिछली बार अभिजीत को हराने के लिए जिस मंत्र अभिलेख को बनाया था वो सिर्फ शारीरिक मंडल के 7वें स्तर तक के योद्धाओं को हरा सकता था। यदि उसे श्रीकांत को हराना है तो उसे ज्यादा शक्तिशाली मंत्र अभिलेख की आवश्यकता थी।
अगर वो अपनी खुद की ताकत के बल पर 2 महीने बाद श्रीकांत को मुकाबले में नहीं हरा पाता है, तो वो इस मंत्र अभिलेख का इस्तेमाल कर उसकी जान ले सकता था। श्रीकांत, मैं भी देखता हूं कि तुम मेरे इस मंत्र अभिलेख का सामना कैसे करोगे। आकर्ष ने गुस्सा होते हुए अपने आप से कहा। उसे बार बार वही दृश्य याद आ रहा था जब श्रीकांत ने मिश्रा परिवार के सभा कक्ष में आकर उसे घायल किया था। वो और श्रीकांत आग और पानी के जैसे थे। वो दोनों एक साथ इस दुनिया में नहीं रह सकते थे। वो जब तक श्रीकांत को खत्म नहीं कर देगा, उसे शांति नहीं मिलने वाली थी। भी जान से नहीं मारा था। यह पहली बार है जब आकर्ष ने किसी की जान ली है। अंकुश को मारने के बाद भी ये इतना शांत कैसे है। चैप्टर 23, सोनाक्षी और आकर्ष की शादी का प्रस्ताव। रेवती ज्यादा समय उस सवाल को अपने मन में रख नहीं पाई और आखिरकार उसने आकर्ष से पूछ ही लिया। सवाल पूछते समय वो आकर्ष की आंखों में देख रही थी, जैसे कुछ पता लगाने की कोशिश कर रही हो। मां, आपका सवाल एकदम सही है। असल में यह पहली बार नहीं है जब मैंने किसी को जान से मारा हो। आकर्ष ने बहुत समय पहले ही जवाब तैयार कर लिया था। वो जानता था कि उसकी मां उस पर आसानी से विश्वास नहीं करेगी, इसलिए उसने अपने आप को इतना शांत रखा कि रेवती के लिए यह जानना मुश्किल हो गया कि आकर्ष सच कह रहा है या झूठ। उसने अपने पिछले जन्म में कई प्रकार के टेस्ट दिए थे, इसलिए झूठ बोलते समय भी अपने आप को सामान्य रखना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। यह पहली बार नहीं था। आज से पहले तुमने और किसको मारा है, और मुझे इसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं है? रेवती ने शक करते हुए पूछा। मां, आज से पहले मैंने बहुत से लोगों को अपने सपने में मारा है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन वो सपना बिल्कुल वास्तविक लग रहा था। यह सब मेरे अभ्यास का हिस्सा था जो उस बूढ़े व्यक्ति ने मेरे लिए अपनी शक्तियों से तैयार किया था। जब मैंने पहली बार किसी की जान ली थी तो मैं बहुत डर गया था। मुझे खुद से नफरत हो रही थी। आकर्ष ने कहा। फिर से सपना। रेवती को आकर्ष की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। भला कोई सारी चीजें सपने में ही कैसे सीख सकता है? पर आकर्ष के अंदर जो परिवर्तन आए थे, उन्हें देखने के बाद रेवती उसकी बातों को नकार भी नहीं सकती थी। लगता है तुम उस बूढ़े व्यक्ति के काफी करीब हो। हम फिर कभी इस बारे में बात करेंगे। अभी सभा कक्ष में चलो, कुल प्रमुख हमारा इंतजार कर रहे हैं। रेवती ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। कुछ ही देर में वह दोनों सभा कक्ष के बाहर पहुंच गए। वर्धन सिंह, मुझे उम्मीद थी कि तुम सकुशल होगे। जैसे ही वो दोनों सभा कक्ष में प्रवेश करने वाले थे, उन्होंने एक आवाज सुनी। शशांक, ये यहां क्या कर रहा है? रेवती ने चौंकते हुए कहा। सभा कक्ष में गुप्ता परिवार के कुल प्रमुख शशांक गुप्ता को देख रेवती को थोड़ा अजीब लगा, पर जैसे ही उसने आकर्ष के चेहरे के भाव देखे तो उसकी हैरानी चिंता में बदल गई। आकर्ष, अब यह मत कहना कि तुमने गुप्ता परिवार के लोगों से भी झगड़ा किया है। रेवती ने पूछा। आहूजा और गुप्ता दोनों परिवार का एक साथ उनके मिश्रा परिवार के महल में आना रेवती की चिंता को बढ़ा रहा था। अपनी मां का सवाल सुनकर आकर्ष ने रेस्टोरेंट में हुई सारी घटना के बारे में बताया। पक्का यही सब कुछ हुआ था ना? रेवती ने फिर से पूछा। हाँ, बस इतना ही हुआ था, आकर्ष ने जवाब दिया। फिर ठीक है, मैं तो एक पल के लिए डर ही गई थी कि अब तुमने क्या कर दिया। वैसे जहां तक मुझे लगता है शशांक इतनी छोटी बात के लिए तो यहां पर नहीं आएगा, यानी वो जरूर किसी और काम से आया है। रेवती ने राहत की सांस लेते हुए कहा। जैसे ही वो दोनों सभा कक्ष में आए, ठीक इसी वक्त 2 लोग सभा कक्ष से बाहर जाने लगे। वो दोनों लोग जाते समय आकर्ष को इस तरह देख रहे थे जैसे कोई भूखा भेड़िया अपने शिकार को देख रहा हो। कुल प्रमुख, क्या हुआ? उन दोनों लोगों को जाता देख रेवती ने वर्धन सिंह से पूछा। असल में वह दोनों लोग आहूजा परिवार से थे। तीसरा एल्डर सुरेंद्र और शांतनु। वो दोनों कुछ समय पहले तक तो आकर्ष को पकड़ना चाहते थे, फिर अब क्या हुआ? वो बिना आकर्ष को कुछ किए सभा कक्ष से बाहर क्यों जा रहे थे? ये सब सोनाक्षी की वजह से हुआ है। वो जानती थी कि आहूजा परिवार के लोग हमारे पास आकर्ष की शिकायत करने आएंगे, इसलिए सच्चाई बताने वो अपने पिता शशांक के साथ यहां पर आई थी। सोनाक्षी ने ही हम सबको बताया कि आकर्ष की कोई गलती नहीं थी। अंकुश ने उस पर पहले हमला किया था। वर्धन सिंह ने सोनाक्षी की ओर इशारा करते हुए रेवती से कहा। तुम्हारा धन्यवाद सोनाक्षी, मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरे बेटे आकर्ष का पक्ष लिया। रेवती ने सोनाक्षी से कहा। आकर्ष, सोनाक्षी ने तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की है, कम से कम तुम उसका शुक्रिया अदा तो कर ही सकते हो। रेवती ने गुस्सा होते हुए आकर्ष से कहा। रेवती की बात सुनकर आकर्ष दुविधा में पड़ गया। सोनाक्षी का लोगों के साथ बर्ताव कैसा था, उसके बारे में वो अच्छे से जानता था। फिर वो इस समय उसकी मदद क्यों कर रही थी?
आकर्ष के मन में बार बार यही सवाल घूम रहा था। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद सोनाक्षी। वो अपनी मां की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसने सोनाक्षी को धन्यवाद कहा। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूं। सोनाक्षी ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। वो इस समय उस सोनाक्षी से बिल्कुल ही अलग लग रही थी जिस सोनाक्षी से आकर्ष मेरू रेस्टोरेंट में मिला था। शशांक, तुम्हारी बेटी सोनाक्षी काफी समझदार है। तुमने उसकी परवरिश काफी अच्छे से की है, वर्धन सिंह ने सोनाक्षी की तारीफ करते हुए कहा। वर्धन सिंह के मुंह से अपनी बेटी की तारीफ सुनकर शशांक हंसने लगे और आकर्ष की तरफ देखते हुए कहा, मेरी बेटी की तुलना आकर्ष से नहीं की जा सकती। ये इतनी छोटी उम्र में इतना ताकतवर है, तो जब बड़ा हो जाएगा तब तो पूरे सांची कस्बे में इसका सामना करने वाला कोई नहीं होगा। लगता है मिश्रा परिवार बहुत जल्दी ही नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। वैसे रेवती, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। क्या आपके बेटे आकर्ष की शादी या सगाई हो चुकी है? अचानक शशांक ने रेवती की ओर देखते हुए पूछा। उसका सवाल सुनकर आकर्ष, रेवती और वर्धन सिंह तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे तीनों मन ही मन में एक दूसरे से कुछ पूछ रहे हो। अब उन तीनों का ध्यान सोनाक्षी पर गया, जिसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। अब जाकर उन्हें शशांक के वहां पर आने का असली कारण पता चला था। सोनाक्षी, ये मत कहना कि तुम सच में मुझे पसंद करने लगी हो, आकर्ष ने घबराते हुए पूछा। वो सोनाक्षी से आज सुबह ही मिला था और उस समय तक वह दोनों आग और पानी के जैसे थे। उस समय उसने सिर्फ मजाक में कह दिया था कि क्या सोनाक्षी उसे पसंद करती है, पर उसका ये मजाक इस तरह सच हो जाएगा, इसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। रेवती ने शशांक के सवाल का जवाब देने से पहले आकर्ष की ओर देखा। वो जानना चाहती थी कि आकर्ष का इस रिश्ते के बारे में क्या सोचना है। आकर्ष का चेहरा देख रेवती समझ गई कि उसका जवाब क्या है। उसने एक गहरी सांस ली और शशांक से कहा, कुल प्रमुख शशांक, मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि आपने आकर्ष को अपनी बेटी सोनाक्षी के लायक समझा, लेकिन माफ करें, मैंने पहले ही आकर्ष के लिए एक लड़की पसंद कर ली है। लगता है हमें देरी हो गई, पर कोई बात नहीं। कुल प्रमुख वर्धन सिंह, मैं जिस काम के लिए आया था वो नहीं हो पाया, इसलिए अब हमारे यहां पर रुकने का कोई मतलब नहीं है। हमें आज्ञा दे, शशांक ने कहा। आज्ञा मिलने के बाद वो अपनी बेटी सोनाक्षी के साथ सभा कक्षा से बाहर जाने लगे। जाने से पहले सोनाक्षी ने एक बार आकर्ष की ओर देखा। वो बहुत उदास लग रही थी। रेवती, तुमने अभी कहा कि तुमने आकर्ष के लिए कोई लड़की पसंद की है, फिर तुमने इस बारे में मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? शशांक और सोनाक्षी के वहां से जाने के बाद वर्धन सिंह ने रेवती से पूछा। कुल प्रमुख, मैंने जिस लड़की को आकर्ष के लिए चुना है उसे आप पहले से जानते हो। वो लड़की दिया है, रेवती ने मुस्कुराते हुए कहा। वही आकर्ष अपनी मां का जवाब सुनकर आश्चर्यचकित था। उसने अपने आप से ही कहा, एक तो पहले से ही दिया मुझसे बात कम करती है, अब अगर उसे पता चला कि मेरी मां ने आज कुल प्रमुख से क्या कहा है तो वो बात करना तो दूर, शर्म के मारे मेरी तरफ देखेगी भी नहीं। ओह, तो वो लड़की दिया है, वर्धन सिंह ने हंसते हुए कहा। रेवती, मुझे तुम्हारा निर्णय बहुत पसंद आया। अभी मुझे जाना होगा। वरिष्ठ मुझसे मिलना चाहते हैं। वो मुझसे कोई जरूरी बात करना चाहते थे, पर शांतनु और सुरेंद्र के कारण मैं उनसे मिल नहीं पाया। अगर मैं जल्दी से उनसे मिलने नहीं गया तो वो गुस्सा हो जाएंगे, वर्धन सिंह ने सभा कक्ष से बाहर जाते हुए कहा। आकर्ष ने जैसे ही सुना कि वर्धन सिंह अमर सिंह से मिलने जा रहे हैं तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो अच्छे से जानता था कि वरिष्ठ अमर सिंह ने वर्धन सिंह को मिलने क्यों बुलाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि कुल प्रमुख कंजूस नहीं होंगे और वज्रज्वाल गोली का महत्व अच्छे से समझेंगे, आकर्ष ने धीमी आवाज में कहा। उसने मिश्रा परिवार के लिए बहुत कुछ किया था, पहले दिव्य जल और अब ये वज्रज्वाल गोली। इन दोनों के बल पर मिश्रा परिवार पूरे सांची पर नियंत्रण कर सकता था। वो चाहता तो वज्रज्वाल गोली का राज अपने तक सीमित रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे उसका खुद का एक मकसद था। वो जल्द से जल्द शारीरिक मंडल के 7वें स्तर में प्रवेश करना चाहता था और इसके लिए उसे वज्रज्वाल गोली की आवश्यकता थी। इसमें उसकी मदद सिर्फ वरिष्ठ अमर सिंह ही कर सकते थे। वो चाहता तो किसी और वैद्य की मदद ले सकता था, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो वज्रज्वाल गोली का राज सभी को पता चल जाता। इसके अलावा अगर वो वैद्य उसकी पहचान उजागर कर देता तो सब लोग उसकी जान के दुश्मन बन जाते। आकर्ष, तुम क्या सोच रहे हो? अगर तुम्हारा विचार दिया से पीछा छुड़वाने का है तो मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूं, तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ दिया से ही होगी, रेवती ने आकर्ष को डांट लगाते हुए कहा। उसने जब आकर्ष को गहरी सोच में खोया देखा तो उसे लगा कि शायद आकर्ष
दिया से पीछा छुड़वाने का कोई तरीका सोच रहा है। माँ, आप क्या कह रही है? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? आकर्ष ने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रेवती की बात पर खुश हो या दुखी। उसकी मां हमेशा दिया का पक्ष लेती थी, चाहे उसकी गलती हो या ना हो, पर अगर मामला दिया से संबंधित है तो उसे हमेशा डांट पड़ती थी। आकर्ष, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। अगर तुम्हें घर से बाहर जाना होगा तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। रेवती ने कहा। मां, क्या आपको आहूजा परिवार से डर लग रहा है? आकर्ष ने पूछा। मैं शांतनु और सुरेंद्र को अच्छे से जानती हूं। आज भले ही वो तुम्हें नहीं पकड़ पाए, लेकिन वो हार नहीं मानेंगे। मां, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अंकुश तो शांतनु का बेटा था, फिर सुरेंद्र मुझसे किस बात का बदला लेना चाहता है? आकर्ष ने पूछा। क्योंकि सुरेंद्र और शांतनु दोनों भाई हैं, रेवती ने कहा। अब जाकर आकर्ष को पूरी बात समझ में आई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस अंकुश की उसने हत्या की है वो आहूजा परिवार के तीसरे एल्डर सुरेंद्र का भतीजा होगा। तो सुरेंद्र यहां अपने भतीजे के लिए आया था, लेकिन उसके साथ आहूजा परिवार के बाकी लोग नहीं आए थे, यानी उन्हें भी पता है कि गलती अंकुश की थी। आकर्ष ने अपने आप से ही कहा। 10 दिन बाद वरिष्ठ अमर सिंह ने आकर्ष को मिलने बुलाया। आकर्ष ने सबसे पहले अमर सिंह का इलाज किया और फिर वज्रज्वाल गोली के बारे में पूछा। आकर्ष का सवाल सुनकर अमर सिंह ने एक संदूक उसे थमा दिया। आकर्ष ने जैसे ही संदूक खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। संदूक में 30 वज्रज्वाल गोलियां थी। आकर्ष, ये 1000 चांदी के सिक्के मेरे इलाज करने के, और ये 30,000 चांदी के सिक्के परिवार की तरफ से वज्रज्वाल गोली के लिए तुम्हें दिए गए हैं। तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए हमारी तरफ से ये एक छोटी सी भेंट है। अमर सिंह ने चांदी के सिक्कों से भरी 2 थैलियां आकर्ष को देते हुए कहा। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ। आकर्ष ने जल्दी से पैसे लिए और वरिष्ठ का आभार प्रकट किया। वैसे आकर्ष, मैं देख पा रहा हूं कि तुम्हारा ऊर्जा स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मेरे हिसाब से तुम बहुत जल्दी 5वें स्तर में प्रवेश करने वाले हो। अगर सब कुछ सही रहा तो तुम इन वज्रज्वाल गोलियों की मदद से मुकाबले से पहले 7वें स्तर में प्रवेश कर लोगे। 7वें स्तर में प्रवेश करने के बाद मुझे यकीन है कि तुम अपनी रफ्तार के बल पर श्रीकांत को आसानी से खत्म कर पाओगे। अमर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। वरिष्ठ, मेरू रेस्टोरेंट में जो कुछ हुआ था आप उसके बारे में जानते हैं? आकर्ष ने पूछा। मैं ही नहीं, पूरा सांची इसके बारे में जानता है। कुल प्रमुख ने मुझे बताया था कि उस दिन क्या हुआ था। मैं पहले से ही जानता था कि अभिजीत की रीढ़ की हड्डी का टूटना उसकी लापरवाही नहीं बल्कि तुम्हारी चालाकी थी। अपनी ताकत छुपाना तो कोई तुमसे सीखे आकर्ष, अमर सिंह ने कहा। वरिष्ठ, आप अच्छे से जानते हैं कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, आकर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर बात करने के बाद आकर्ष वहां से चला गया। उसको जाता देख अमर सिंह ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। भला मैं कैसे नहीं जानूंगा कि तुम्हारी मंजिल सांची में नहीं है। तुम जितना जल्दी हो सके यहां से जाना चाहते हो। अगर तुम सांची में रहोगे तो पूरा सांची हमारा होगा। हमें गुप्ता और आहूजा परिवार से डरने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। अगर आकर्ष ने इस समय वरिष्ठ अमर सिंह की बातें सुनी होती तो वो बहुत खुश होता, पर इस समय वो अपने कमरे में बैठकर सप्त शारीरिक दिव्य जल से नहा रहा था। जैसे ही दिव्य जल उसके रोम छिद्रों से होकर उसके शरीर में समाने लगा तो उसने अमर सिंह के दिए उस संदूक को खोला और उसमें से एक वज्रज्वाल गोली निकल ली। गोली निगलते ही उसके पूरे शरीर पर लाल निशान बनने लगे और उसे असहनीय दर्द होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर पर बिजलियां गिर रही हो। काच, हिस, कच, हिस। लगभग आधे घंटे बाद उसका दर्द कुछ कम होने लगा। इस समय तक सारा दिव्य जल उसके शरीर में समा गया था। हमेशा की तुलना में आज उसने बहुत ही कम समय में सारा दिव्य जल अवशोषित कर लिया था। उसका ऊर्जा स्तर इतना बढ़ चुका था कि वो किसी भी समय 5वें स्तर में प्रवेश कर सकता था। उसने जल्दी से अपने मन को शांत किया और सर्पशक्ति का अभ्यास करने लगा। पिछली बार की तरह ही उसकी मांसपेशियों में फिर से परिवर्तन होने लगा। उसकी हड्डियां चटकने लगी और कुछ ही देर में बूम, एक धमाके की आवाज के साथ आकर्ष ने अपनी आंखें खोली और अपने शरीर की जांच करने लगा। आखिरकार मैं 5वें स्तर में पहुंच ही गया। जैसा मैंने सोचा था, वज्रज्वाल गोली ने मुझे निराश नहीं किया। आकर्ष ने हंसते हुए अपने आप से कहा। सामान्यतः उसे दिव्य जल अवशोषित करने में आधा दिन लगता था, लेकिन वज्रज्वाल गोली की मदद से यह समय घटकर 3 घंटे हो गया था। न केवल वज्रज्वाल गोली ने उसके दिव्य जल को अवशोषित करने की क्षमता को बढ़ा दिया था, पर साथ में
उसके ऊर्जा स्तर को भी बहुत तेजी से बढ़ाया था। चैप्टर 24 इस धातु का नाम क्या है? अगली सुबह आकर्ष जल्दी उठा और अमर सिंह से मिलने गया। आकर्ष, तुम इतनी सुबह यहां? ये मत कहना कि मैंने कल तुम्हें जो 30,000 चांदी के सिक्के दिए थे तुमने उन्हें भी खर्च कर दिया है और तुम्हें फिर से पैसों की जरूरत है। अमर सिंह ने मजाकिया अंदाज में पूछा। नहीं वरिष्ठ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं इस बार किसी और काम से आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंतरिक ऊर्जा से बनी आग से इस तलवार को पिघलाकर इसकी अशुद्धियों को अलग करें। आकर्ष ने उक्कू से बनी तलवार अमर सिंह को देते हुए कहा। पर आकर्ष, ये तलवार तो स्टील की बनी है। अगर मैं अपनी आंतरिक ऊर्जा से बनी आग का इस पर इस्तेमाल करूंगा तो अशुद्धियों के अलग होने से पहले ही ये स्टील हवा में मिल जाएगा। आंतरिक ऊर्जा से बनी आग का ताप बहुत ज्यादा होता है, जिसे स्टील जैसी सामान्य धातु सहन नहीं कर सकती। अमर सिंह ने आकर्ष को समझाते हुए कहा। वरिष्ठ, क्या आपको पूरा भरोसा है कि एक सामान्य धातु है? क्या आप मेरे साथ शर्त लगाना चाहेंगे? आकर्ष ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट देख अमर सिंह समझ गए कि जरूर कुछ गड़बड़ है। आकर्ष जैसा चालक लड़का किसी भी परिस्थिति में खुद का नुकसान नहीं करेगा, और अगर बात पैसों की है तो बिल्कुल भी नहीं। पर आकर्ष का सवाल सुनकर वो भी ये जानने को उत्सुक थे कि इस तलवार में क्या विशेष है। उन्होंने जल्दी से उक्कू से बनी तलवार हाथ में ली और अपनी आंतरिक ऊर्जा से बनी आग से उसे पिघलाने लगे। आधे घंटे बाद उस तलवार में जितनी भी अशुद्धियां थी वो हवा में गायब हो गई और पीछे जो धातु बच गई थी वो द्रव बन गई थी। अमर सिंह ने बहुत कोशिश की पर वो द्रव को और ज्यादा गर्म नहीं कर पाए। उनका पूरा शरीर पसीने में भीग चुका था। उन्होंने हांफते हुए आकर्ष से पूछा। आकर्ष, ये धातु स्टील नहीं है ना? वेद्य की आंतरिक ऊर्जा से बनी आग सामान्य धातु को पिघलाने में सक्षम थी, लेकिन इस दुनिया में कुछ विशेष धातुएं भी थी जिन्हें केवल हथियार शिल्पकार की आंतरिक ऊर्जा से बनी आग द्वारा ही पिघलाया जा सकता था। अमर सिंह ने जब देखा कि उनकी आंतरिक ऊर्जा से बनी आग उस धातु को पिघला नहीं पा रही है तो वो समझ गए कि ये जरूर कोई विशेष धातु होगी। बिल्कुल, ये कोई सामान्य धातु नहीं है। आकर्ष ने जवाब दिया। क्या तुम मुझे इस धातु का नाम बता सकते हो? अमर सिंह ने पूछा। उक्कू। क्या? आकर्ष का जवाब सुन अमर सिंह चौंक पड़े। हालांकि वो एक वेद्य थे, लेकिन उन्होंने उक्कू के बारे में पहले से सुन रखा था। हथियार शिल्पकारों की दुनिया में उक्कू को एक बहुत ही कीमती और दुर्लभ धातु मान जाता था। आकर्ष, उक्कू एक बहुत ही कीमती धातु है। इसका एक छोटा सा हिस्सा मिलना भी बहुत मुश्किल है। फिर तुम्हें उक्कू से बनी ये तलवार कहां से मिली? अमर सिंह ने पूछा। मैंने इसे मिश्रा परिवार के बाजार से 200 चांदी के सिक्कों के बदले खरीदी है। आकर्ष ने जवाब दिया। सिर्फ 200 चांदी के सिक्कों में? अमर सिंह को आकर्ष की किस्मत से जलन हो रही थी। उसे उक्कू का इतना बड़ा टुकड़ा मिल गया था, वो भी सिर्फ 200 चांदी के सिक्कों में। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उक्कू दिखने में बिल्कुल स्टील जैसा होता था। ये कई धातुओं के मिश्रण में पाया जाता था, इसलिए इसकी पहचान कर पाना बहुत कठिन था। तो इसलिए तुम इस तलवार की अशुद्धियां अलग करना चाहते थे क्योंकि ये उक्कू से बनी थी, है ना? अमर सिंह ने पूछा। वरिष्ठ, क्या आप उक्कू के बारे में पहले से जानते हैं? आकर्ष ने जवाब देने की जगह वापस अमर सिंह से ही सवाल पूछा। मैंने कुछ प्राचीन किताबों में इसके बारे में पढ़ा था। वहीं से मुझे पता चला था कि उक्कू दिखने में बिल्कुल स्टील जैसा होता है और कई धातुओं के मिश्रण में पाया जाता है, इसलिए हर कोई इसकी पहचान नहीं कर पाता। वैसे तुम्हें उक्कू के बारे में कैसे पता? अमर सिंह ने पहले आकर्ष के सवाल का जवाब दिया, फिर उससे एक नया सवाल पूछा। लेकिन इस बार आकर्ष चुप रहा। उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद आकर्ष ने कहा। वरिष्ठ, अभी मुझे कुछ काम है, इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दे। हम फिर कभी इस बारे में बात करेंगे। इतना कहकर आकर्ष ने वो पिघला हुआ उक्कू लिया और वहां से चला गया। ये पहले वाले आकर्ष से बिल्कुल अलग है। कभी कभी तो मुझे शक होता है कि ये कोई बच्चा नहीं बल्कि कोई नौजवान है। लगता है इसके मास्टर ने इस सब कुछ बहुत अच्छे से सिखाया है। आकर्ष के वहां से जाने के बाद अमर सिंह ने एक गहरी सांस ली और अपने आप से कहा। अमर सिंह से मिलने के बाद आकर्ष सीधा अपनी मां के पास आया और उन्हें अपने साथ बाजार चलने को कहा। आकर्ष, तुम इस पिघली हुई धातु से 2 तलवारें बनवाना चाहते हो? रेवती ने पूछा। उसके हिसाब से ये पिघली हुई धातु इतनी कम थी कि इससे एक चाकू तक बनाना मुश्किल था। 2 तलवार बनाने की बात तो छोड़ ही दो। बिल्कुल, क्या आपको कोई शक है? आकर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। रेवती ने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए और उसे लेकर मिश्रा परिवार के बाजार में स्थित एक लोहार की दुकान में आ गई। रेवती, आप यहां?
उन दोनों के दुकान में प्रवेश करते ही एक आदमी ने उन्हें प्रणाम किया। तुम्हारे मालिक कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ, मुझे उनसे कोई काम है, रेवती ने उस आदमी से कहा। हाँ 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 हाँ, रेवती आप यहाँ, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? एक बूढ़े आदमी ने दुकान में प्रवेश करते हुए कहा। उसने पहले रेवती को प्रणाम किया और फिर आकर्ष की ओर देखते हुए कहा, तुम जरूर आकर्ष होंगे है ना? आकर्ष, इनका नाम वसंत है। मिश्रा परिवार के बाजार में जितनी भी तलवारें हैं वो सब इन्होंने ही बनाई है। रेवती ने वसंत का परिचय आकर्ष से करवाते हुए कहा। प्रणाम वसंत चाचा, आकर्ष ने कहा। रेवती, तुम मेरा परिचय अपने बेटे से इस प्रकार करवा रही हो जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो। शायद तुम भूल गई हो, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि किस प्रकार तुमने कुछ साल पहले कुल प्रमुख से मेरी जान बचाई थी। वसंत ने कुछ साल पहले का वो दृश्य याद करते हुए कहा। वसंत, जो समय बीत चुका है उसे याद करके क्या फायदा? आज मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूं क्योंकि आकर्ष तुमसे अपने लिए तलवार बनवाना चाहता है। रेवती ने कहा। ओह, तो ये बात है। आकर्ष, क्या आप बता सकते हैं कि आपको कैसी तलवार चाहिए? वसंत ने आकर्ष की ओर देखते हुए पूछा। वसंत चाचा, मेरे पास एक धातु है, मैं चाहता हूं कि आप इससे 2 लचीली तलवार बनाएं। और हां, आप जितना हो सके तलवार को पतली बनाने की कोशिश करें। आकर्ष ने वो पिघला हुआ उक्कू वसंत को दिखाते हुए कहा। लचीली तलवार? आकर्ष, शायद आपको पता नहीं है, लेकिन लचीली तलवार बनाने के लिए हमें ऐसी धातु का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसकी शुद्धता बहुत ज्यादा हो, और आपके हाथ में जो धातु है वैसी धातु मैंने पहले कभी भी नहीं देखी। जब मैं इसको पहचान ही नहीं पा रहा हूं तो इससे तलवार कैसे बनाऊं? वसंत ने कहा। वसंत ने जो कुछ कहा था उसे सुनकर रेवती भी हैरान थी। वसंत ने अपना आधे से ज्यादा जीवन धातुओं के बीच बिताया था। अगर वो भी इस धातु को पहचान नहीं पा रहा है तो ऐसी विचित्र धातु उसके बेटे आकर्ष के पास कहां से आई? वसंत चाचा, अगर मैं आपको इस धातु के बारे में बात भी दूंगा तो भी आप इसको पहचान नहीं पाएंगे। अभी यह धातु द्रव अवस्था में है, इसलिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप इससे जितना जल्दी हो सके तलवार बनाएं, आकर्ष ने कहा। आकर्ष के लिए वसंत की बात एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं थी। पूरे सोमाली महाद्वीप में उक्कू से ज्यादा शुद्ध धातु कोई और नहीं थी। हथियार शिल्पकारों के लिए भी ये धातु इतनी दुर्लभ और कीमती इसलिए थी क्योंकि इसकी शुद्धता बहुत ज्यादा थी। ठीक है, मैं जितना हो सके तलवार को पतली बनाने की कोशिश करूंगा, वसंत ने कहा। अब वो आकर्ष के साथ अपने कमरे में आया और उक्कू को भट्टी में डालकर गर्म करने लगा। लगभग 1 घंटे तक लगातार भट्टी में रखने के बाद उक्कू का वो टुकड़ा गर्म होने लगा। वसंत ने एक राहत की सांस ली, पर साथ में वो आश्चर्यचकित भी था। उसने पहली बार ऐसी धातु देखी थी जो सिर्फ गर्म होने में 1 घंटे का समय ले रही थी। उस धातु के बारे में जानने की उसकी उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई थी। जब उक्कू पर्याप्त रूप से गर्म हो गया तब वसंत ने उसे भट्टी में से बाहर निकाला और हथौड़े से उस पर प्रहार करने लगा। कुछ देर इसी तरह प्रहार करने के बाद वसंत ने आकर्ष से कहा। आकर्ष, मुझे लगता है मैं इस धातु से 2 तलवारें बन सकता हूं। वसंत की बात सुनकर आकर्ष की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने जल्दी से वसंत का आभार प्रकट किया। क्लैंग 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 क्लैंग। वसंत बिना रुके हथौड़े से उक्कू पर प्रहार कर रहा था। कुछ ही देर में उक्कू 2 हिस्सों में बंट गया और 2 तलवारों की आकृति दिखाई देने लगी। आकर्ष, जो कि पास में ही खड़े होकर यह सारा नजारा देख रहा था, उसके दिल में वसंत के लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ गई थी। उक्कू को गर्म करने से लेकर उस पर प्रहार करने तक, और फिर उसको 2 हिस्सों में बांटकर उससे 2 तलवारों का निर्माण करने तक। जिस कुशलता से उसने ये सब काम किया था, ये सब उसकी वर्षों की मेहनत को दिखा रहा था। लगभग 2 घंटे बाद वसंत ने तलवारों का निर्माण कर लिया। जैसा आकर्ष ने कहा था, वसंत ने बिल्कुल वैसे ही उन तलवारों को पतला बनाया था। उसने उन दोनों तलवारों की धार पर भी विशेष ध्यान दिया था। यह पहली बार था जब वो इस प्रकार की लचीली तलवार बन रहा था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि इनमें किसी भी प्रकार की कोई कमी हो। कान। वसंत ने एक स्टील की तलवार ली और उस पर उक्कू से बनी तलवार का प्रहार किया। प्रहार होते ही तुरंत स्टील की वो तलवार 2 हिस्सों में कट गई। ये तो मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे भी कई गुना बेहतर बनी है, आकर्ष ने कहा। वसंत की हथियार बनाने की कला देख आकर्ष हैरान था। वसंत हथियार बनाने में कितना निपुण था, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उसकी बनाई ये दोनों तलवारें 9वें स्तर के हथियार शिल्पकार द्वारा बनाए हथियार को टक्कर दे सकती थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकर्ष, वसंत ने कहा।
वसंत चाचा, आप मुझे किस बात का धन्यवाद दे रहे हैं? आकर्ष ने पूछा। मैं तुम्हें धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये तलवार तुम्हारी जरूर है, पर जब भी तुम इस तलवार से किसी को पराजित करोगे तो लोग मेरी प्रशंसा करेंगे और कहेंगे कि मेरी बनाई तलवार के कारण तुम जीते हो। वसंत ने हंसते हुए कहा, हर लोहार का सपना होता है कि उसके बने हथियार सर्वश्रेष्ठ हो, और वसंत उनसे अलग नहीं था। वुश वुश वुश। आकर्ष ने उक्कू से बनी तलवार उठाई और उससे वार करने लगा। यह तलवार जितनी पतली थी उतनी ही हल्की भी थी। अगर वह इस तलवार के साथ युद्ध करे तो उसकी रफ्तार और तेज हो सकती थी। वो इस तलवार से पूरी तरह संतुष्ट था। उसने वसंत की ओर देखते हुए पूछा, चाचा, आपने तलवार तो बना दी, पर मेरे पास इसके लिए कोई म्यान नहीं है। क्या आपके पास इस तलवार की माप की कोई म्यान होगी? वैसे मेरे पास कुछ म्यान है तो सही, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक विशेष म्यान बन सकता हूं जो इन तलवारों के लिए बिल्कुल उचित रहेगी। वसंत ने हंसते हुए कहा। वो आज इन दोनों तलवारों का निर्माण करके बहुत ज्यादा खुश था। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद चाचा, आकर्ष ने जल्दी से अपना आभार प्रकट करते हुए कहा। चैप्टर 25 बुरी खबर। वसंत ने अपने वादे के अनुसार अगली सुबह 2 म्यान आकर्ष के यहां भिजवा दी। इन दोनों म्यानों में विशेष बात यह थी कि इनको बनाने के लिए वसंत ने इनके अंदर उक्कू का इस्तेमाल किया था, ताकि जब भी म्यान से तलवार बाहर निकाली जाए तो म्यान को किसी भी प्रकार की क्षति न हो। उन दोनों म्यानों में से एक म्यान आकर्ष ने दिया को दे दी और एक अपने पास रख ली। रही बात रेवती की, तो उसके लिए आकर्ष ने कुछ अलग सोच रखा था। उसने तय किया कि वो पहले चक्र मध्य मंडल में प्रवेश करने तक का इंतजार करेगा। एक बार चक्र मध्य मंडल में प्रवेश करने के बाद वो अपनी आंतरिक ऊर्जा से बनी आग का इस्तेमाल करके अपनी मां के लिए एक हथियार बनाएगा। चक्र मध्य मंडल में प्रवेश करने के बाद उसका हथियार शिल्पकार और वेद्य का स्तर खुलने वाला था, इसलिए उसके बनाए हथियार उसकी मां रेवती की ताकत कई गुना बढ़ाने वाले थे। वेद्य और हथियार शिल्पकार दोनों के स्तर लक्ष्य ने पहले ही खोल दिए थे, इसलिए अब आकर्ष को सिर्फ अपनी आंतरिक ऊर्जा का इंतजार था। उसे वेद्य और हथियार शिल्पकार के स्तरों को बढ़ाने के लिए अभ्यास की जरूरत नहीं थी। जैसे जैसे वो चक्र मध्य मंडल से आगे के मंडलों में प्रवेश करेगा, उसके वेद्य और हथियार शिल्पकार के स्तर भी अपने आप बढ़ते वाले थे। मां वसंत चाचा आपका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। उन्होंने कल कहा था कि आपने कुल प्रमुख से उनकी जान बचाई थी। उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसके लिए कुल प्रमुख उन्हें जान से करने वाले थे? आकर्ष ने रेवती से पूछा। यह बात 10 साल पहले की है। वसंत उस समय हमारे मिश्रा परिवार के ही एक एल्डर की बेटी से प्यार करता था। उन दोनों ने बिना किसी को बताए शादी कर ली, और जब वो लड़की एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, तब जाकर पूरे मिश्रा परिवार को इस बारे में पता चला। एल्डर इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने वसंत को मिश्रा परिवार के महल से निकाल दिया। इसके कुछ समय बाद एल्डर की बेटी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जन्म देते वक्त वो बच नहीं पाई। इन सब में उस छोटे बच्चे की क्या गलती थी? वो बस एक बच्चा था जिसने ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी। मैंने इस बारे में कुल प्रमुख से बात की और वसंत को वापस मिश्रा परिवार में बुला लिया ताकि वो उस बच्चे की जिम्मेदारी ले सके। रेवती ने भावुक होते हुए कहा। उस समय के बारे में सोचकर उसकी आंखें नम हो गई थी। अब आकर्ष को पूरी बात समझ में आई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वसंत के मुस्कुराते चेहरे के पीछे ऐसा कड़वा अतीत भी होगा। अब जब मैं उस समय के बारे में सोचती हूं तो मुझे ये जानकर बहुत खुशी होती है कि मैंने उस समय वसंत की मदद की। अगर हमने उस समय वसंत को वापस नहीं बुलाया होता तो हमारे मिश्रा परिवार की हालत और भी ज्यादा खराब होती। तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन मिश्रा परिवार के बाजार से हम जितने पैसे कमाते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वसंत के बने हथियारों से आता है। अब ये सब बातें छोड़ो और जाकर अभ्यास करो। तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं। वरिष्ठ ने जो वज्रज्वाल गोली तुम्हारे लिए बनाई थी, उनकी मदद से तुम जल्दी ही 7वें स्तर में प्रवेश कर लोगे। रेवती ने कहा। यस मैडम। आकर्ष ने तुरंत अपनी जगह से खड़े होकर सैल्यूट करते हुए कहा। रेवती को कुछ समझ नहीं आया कि आकर्ष ने अभी क्या किया है। इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछे आकर्ष वहां से जा चुका था। ये आकर्ष ने अभी क्या किया? रेवती ने अपने आप से ही पूछा। अगर वो पृथ्वी पर होती तो आसानी से समझ जाती कि आकर्ष ने अभी उसे सैल्यूट किया था, जो एक कमांडो अपने सीनियर को देखने पर करता है। समय पानी की तरह गुजरता रहा और बहुत जल्द 1.5 महीना बीत गया। क्रैकल क्रैकल। आकर्ष के कमरे से पिछली बार की तरह ही फिर से हड्डियों के चटकने की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद आकर्ष के कमरे का दरवाजा खुला और आकर्ष
अपना शरीर मोड़ते हुए बाहर आया। जितना सोचा था उससे कम समय में सफलता मिल गई। आकर्ष ने हंसते हुए कहा, वज्रज्वाल गोली और सप्त शारीरिक दिव्य जल के निरंतर प्रयोग से वो इस 1.5 महीने में शारीरिक मंडल के 7वें स्तर में पहुंच गया था। एक सामान्य 7वें स्तर के योद्धा के पास 2000 पाउंड की ताकत होती थी, लेकिन आकर्ष के पास लगभग 3000 पाउंड की ताकत थी, और ये सब सर्वशक्ति के कारण हो पाया था। मेरे पास अभी भी आधा महीना है। अगर मैं अपनी रफ्तार पर थोड़ी और मेहनत करूं तो श्रीकांत को हराना मेरे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा है मेरे पास लक्ष्य की सर्वशक्ति है, जिसका अभ्यास करके मैं अपनी रफ्तार को और ज्यादा बढ़ा सकता हूं। आकर्ष ने अपने आप से कहा। लक्ष्य एक अनंत मंडल का योद्धा था, इसलिए वो अच्छे से जानता था कि एक योद्धा के लिए रफ्तार का क्या महत्व है। इसलिए उसने कई सालों तक शोध करके सर्पशक्ति बनाई थी। उसके मन में सर्पशक्ति का विचार सांपों को देखने के बाद आया था। सांपों के पैर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी रफ्तार एक सामान्य इंसान से ज्यादा तेज थी। उसने सर्पशक्ति बनाने के लिए सांपों के साथ साथ उन सभी जीवों पर भी शोध किया था जिनमें सांपों के जैसे गुण थे, जैसे छिपकली, बिच्छू। लक्ष्य के शोध अनुसार सर्पशक्ति ने आकर्ष के शरीर को बहुत लचीला बना दिया था। उसका शरीर इतना लचीला बन गया था कि वो अपने शरीर को पेड़ के चारों ओर किसी सांप की तरह लपेट सकता था। आकर्ष लगातार सर्पशक्ति का अभ्यास कर रहा था और लगभग 1 घंटे तक अभ्यास करने के बाद आखिरकार उसकी रफ्तार पहले से तेज होने लगी। लेकिन वो अभी भी अपनी इस रफ्तार से संतुष्ट नहीं था, इसलिए वो फिर से अभ्यास करने लगा। बहुत समय तक अभ्यास करने के बाद उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। आकर्ष ने पलटकर देखा तो पाया कि उससे कुछ दूरी पर रेवती खड़ी थी, जो उसे अभ्यास करता देख रही थी। मां, आप यहां? आकर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वो जब भी रेवती को अपने सामने देखता था तो उसकी आंखों में एक अलग चमक आ जाती थी। उसके उदास चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती थी। उसे इस जन्म में मां का प्यार मिला था, जो उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। आकर्ष में वो कुछ कहने वाली थी, पर तभी उसका ध्यान आकर्ष के ऊर्जा स्तर पर गया। उसने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, आकर्ष, तुम्हारा ऊर्जा स्तर क्या? तुम? हाँ मां, आप बिल्कुल सही सोच रही हो। मैंने 7वें स्तर में प्रवेश कर लिया है, आकर्ष ने कहा। आखिरकार। रेवती इस समय बहुत ज्यादा खुश थी। वो पिछले बहुत दिनों से इस बात को लेकर चिंतित थी कि क्या मुकाबला से पहले आकर्ष 7वें स्तर में प्रवेश कर पाएगा। लेकिन आज जब आकर्ष ने 7वें स्तर में प्रवेश कर लिया था तो उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके दिल पर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया है। उसके बेटे ने उसे निराश नहीं किया था, बल्कि उसने तो दिए गए समय से भी आधे महीने पहले 7वें स्तर में प्रवेश कर लिया था। आकर्ष, तुमने मुझे आज सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। इसके लिए तुम्हें उपहार तो मिलना चाहिए। तुम शाम तक इंतजार करो, आज मैं तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाऊंगी। रेवती ने खुशी से आकर्ष को गले लगाते हुए कहा। उसने कुछ पैसे लिए और बाजार चली गई। अपनी मां को खुश देख आकर्ष भी बहुत खुश था। मालिक, मालिक। आकर्ष रात के खाने के बारे में सोचकर खुश हो रहा था। तभी उसने किसी की आवाज सुनी। ये अतुल मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? अब इसे क्या चाहिए? आकर्ष ने चिढ़ते हुए कहा। उसने उस आवाज को तुरंत पहचान लिया था। ये आवाज सोमदत्त के बेटे अतुल की थी, जो पिछले 2 महीनों में लगभग 10 बार उससे मिलने आ चुका था। आकर्ष को अतुल का आना या उससे मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो बस सोमदत्त के कारण चुप था, वरना उसने कब का अतुल को सबक सिखा दिया होता। अतुल, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं। मुझे तुम्हारा मालिक बनने में कोई भी रुचि नहीं है। अगर तुम अब भी नहीं सुधरे तो मुझे सोमदत्त चाचा से इस बारे में बात करनी पड़ेगी, आकर्ष ने धमकी भरी आवाज में कहा। अतुल उससे जब भी मिलता था बस बकवास करता रहता था, इसलिए आकर्ष को उससे बात करना पसंद नहीं था। मालिक, आप पिताजी को इस बारे में कुछ मत बताना, पहले मेरी बात तो सुनिए। मुझे आपको कुछ बताना है। आपके लिए एक बुरी खबर है, अतुल ने हांफते हुए कहा। उसने जब सुना कि आकर्ष उसके पिता से उसकी शिकायत करने वाला है तो वो डर गया। पहले मुझे बताओ क्या हुआ है, आकर्ष ने कहा। मालिक, जब मैंने इस बारे में सुना था तो मैंने अपने पिता को बताने से पहले आपको इस बारे में बताना ठीक समझा। अब तो आप विश्वास करेंगे कि मैं आपके लिए कितना वफादार हूं। अतुल ने कहा। अपनी बकवास बंद करो और मुझे बताओ क्या हुआ है, क्या बुरी खबर है? आकर्ष ने गुस्सा होते हुए पूछा। इसलिए उसे अतुल से मिलना पसंद नहीं था, क्योंकि वो हर वक्त इधर उधर की बातें करता रहता था। वो मालिक, मुझे भी बड़ी मुश्किल से इस बारे में पता चला है। यहां तक कि आहूजा परिवार के लोगों में से भी बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं। अतुल ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा।
आहूजा परिवार, साफ साफ बताओगे क्या खबर है? आकर्ष ने पूछा। वो मालिक, हम सभी जानते हैं कि श्रीकांत शारीरिक मंडल के 9वें स्तर में है, पर यह झूठ है। असल में श्रीकांत ने कुछ समय पहले ही चक्र मध्य मंडल में प्रवेश कर लिया है। आप जितना जल्दी हो सके मुकाबला करने से मना कर दीजिए, वरना मुझे डर है कि श्रीकांत कहीं आपको। अतुल ने कहा। उसे लगा था कि उसने अभी जो कुछ बताया है उसे सुनकर आकर्ष डर जाएगा, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि आकर्ष को उसकी कही बात से कोई फर्क नहीं पड़ा है। वैसे आकर्ष ने भी अंदाजा लगा लिया था कि श्रीकांत इन 2 महीनों में चक्र मध्य मंडल में प्रवेश कर लेगा। उस समय यह बस उसका एक अंदाजा था, लेकिन अभी उसे जिस बात का डर था वो सच हो गई थी। शारीरिक मंडल के 9वें स्तर में मौजूद योद्धा के पास 10,000 पाउंड की ताकत होती थी, जो कि लगभग एक हाथी की ताकत के बराबर थी। वहीं चक्र मध्य मंडल में प्रवेश करने के बाद योद्धा को एक और हाथी की ताकत मिल जाती थी। चक्र मध्य मंडल के योद्धा का ना केवल शरीर शारीरिक मंडल के योद्धा की तुलना में ज्यादा मजबूत होता था, बल्कि उनके पास आंतरिक ऊर्जा भी होती थी। आकर्ष को अब मुकाबले को लेकर चिंता हो रही थी। जो खुशी उसके चेहरे पर कुछ समय पहले दिखाई दे रही थी, वो अब गायब हो चुकी थी। उसे लगा था कि 7वें स्तर में प्रवेश करने के बाद वो मुकाबला जीत सकता है, लेकिन अब कुछ देर चुप रहने के बाद आकर्ष ने अतुल की ओर देखते हुए कहा। अतुल, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। किसी भी तीसरे व्यक्ति को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मेरे पिताजी को भी नहीं? अतुल ने पूछा। क्यों, तुम्हारे पिताजी कोई व्यक्ति नहीं है? आकर्ष ने गुस्सा होते हुए कहा। मालिक, मैं किसी को इसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन। अतुल ने हंसते हुए कहा। लेकिन क्या? आकर्ष ने पूछा। वो अतुल के बोलने के ढंग से ही समझ गया था कि अतुल इतनी आसानी से अपना मुंह बंद नहीं करेगा। मालिक, मैं अपना मुंह बंद कर लूंगा, लेकिन आपको विनय को हराने में मेरी मदद करनी होगी, अतुल ने शरारती ढंग से हंसते हुए कहा। कुछ देर सोचने के बाद आकर्ष को याद आया कि विनय मिश्रा परिवार के दूसरे एल्डर का छोटा बेटा है। विनय मिश्रा परिवार का एक प्रतिभाशाली योद्धा था। वो 17 साल का था और उसने अभी कुछ दिन पहले शारीरिक मंडल के 6ठे स्तर में प्रवेश किया था। सभी एल्डर उसकी तुलना अभिजीत के साथ करते थे। अभिजीत के बाद विनय ही मिश्रा परिवार का एकमात्र सहारा था। विनय को हराने में तुम्हें मेरी मदद चाहिए, लेकिन जहां तक मुझे पता है तुम दोनों एक ही स्तर में हो। उसकी तरह तुम्हारे पास भी दिव्य जल और वज्रज्वाल गोलियों की कोई कमी नहीं है। फिर तुम खुद ही उसे क्यों नहीं हरा देते? आकर्ष ने पूछा। मैं उसे कैसे हरा सकता हूं? वो मुझसे 2 साल बड़ा है। मालिक, बस इस बार मेरी मदद कर दीजिए। पिछली बार भी विनय ने मुझे बहुत मारा था। मैं फिर से उसके हाथों पिटना नहीं चाहता। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मुझे डर है कि मैं ज्यादा देर तक इस बात को छुपा नहीं पाऊंगा, अतुल ने कहा। वो जानता था कि आकर्ष किसी भी हालत में ये बात छुपाना चाहता है। अगर वो बात छुपाने के बदले आकर्ष से मदद मांगेगा तो आकर्ष उसे मना नहीं कर पाएगा।